Hello my dear friends, today is the last lecture for the chapter number 8 and part 1 gets over, right? मतलब आज आपका फिजिक्स का पार्ट 1 ओवर होने वाला है। अभी 8 चैप्टर तो खत्म हो गए, अभी बाकी बचे 14 चैप्टर है टोटल हमारे पास, है ना। जो 14 चैप्टर्स है उसमें से 8 खत्म हो गए, मतलब समझ सकते हो ना 50% से ज्यादा सिलेबस, राइट। बस इतना काफी है जो आराम कर रहे हो उसके लिए, जो जिसको पास होना है उसके लिए। बट जो मेरे साथ में काम कर रहे हो उसके लिए ये अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी कुछ नहीं है। आगे बहुत सारा आने वाला है, JEE, नीट वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी एग्जाम होने वाली है। अगर अच्छे से दी, आपके जैसा कोई नहीं, ऐसा आप प्रूव करोगे, राइट। चलते रहिए मेरे साथ, पूरे के पूरे लेक्चर देखते रहिए। और अभी तक सर की जो चैनल है उसमें लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहिए, आपका फायदा है, आपको सब लेक्चर्स मिलते रहेंगे, राइट। चलते हैं सर आगे। 8.12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या बताया, अबाउट 5% ऑफ द पावर ऑफ 100 वॉट बल्ब इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल रेडिएशन। दिस इज वन ऑफ द फैक्ट। जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं ना, पुराना वाला फिलामेंट वाला, तो उसमें अगर 100 जूल एनर्जी देते हैं ना, तो उसमें सिर्फ 5% एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, बाकी फिनिश कहां पे जाएगी, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में फिनिश हो जाती है। तो बात क्या है बच्चों, तो बात यह है 5% ऑफ द पावर ऑफ 100 वॉट बल्ब, लाइट बल्ब इज कन्वर्टेड टू विजिबल रेडिएशन। What is the average intensity of the visible radiation? Visible radiation की average intensity क्या है वो आपको बतानी है। नंबर ए, at a distance of 1 meter of the from the bulb and at a distance of 10 meter. Okay, दो distance दिए। Assume that radiation is emitted isotropically. Neglect the reflection. Isotropic का मतलब क्या पता? सराउंडिंग में जो 1 मीटर एंड 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो पूरा स्फीयर बना हो गया रेडियस के साथ में, उसके अंदर का मीडियम सेम है, कहीं पे भी चेंज नहीं है, लाइट का रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है, राइट। मतलब पूरा का पूरा ट्रांसमिट होके आगे जा रहा है। सो सबसे पहले 5% का हम लोग मतलब निकालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों। सो यहां पर पावर दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 100 वोल्ट बार। पावर ऑफ अ बल्ब इट इज इक्वल टू 100 वॉट का मतलब होता है 100 जूल पर सेकेंड। दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउट ऑफ विच इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ लाइट। सो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट इज, लाइट में कितनी एनर्जी कन्वर्ट होती है, इट इज इक्वल टू 5% ऑफ दिस 100। मतलब क्या हुआ बच्चों, 5 निकालना है मुझे, नहीं 5 तो रखना है, परसेंटेज निकालना है। सो 100 गेट कैंसल, सो इट इज 5 जूल पर सेकेंड, राइट। तो 5 जूल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो गई। अभी क्या चाहिए आपको, व्हाट इज द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब ऑफ विजिबल रेडिएशन, इंटेंसिटी चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, नंबर ए, इंटेंसिटी एट R is equal to 1 meter. So consider a sphere like this. So this is the bulb. First of all, we consider this type of bulb and the radius of this sphere is R, and this R is equal to 1 meter. So what about the intensity? So intensity I is equal to you can say energy upon area into time. अभी एनर्जी अपॉन टाइम को आप पावर भी लिख सकते हो, वो मेरे पास है 5। टाइम तो दे दिया, उसके अंदर सेकेंड वाला आ गया ना। एरिया, एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर। सो बच्चों 5 4 3 1 4 आर रेडियस 1 का स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लो, बहुत इजी है, कैलकुलेशन आपको करना है बस, राइट। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा बच्चों, इट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट।
दूसरा क्या पूछा है प्यारे बच्चों? दूसरा बस यही पूछा है, बी के अंदर इंटेंसिटी एट R इज इक्वल टू 10 मीटर, बस और कुछ नहीं है। R डैश इज इक्वल टू E अपॉन A डैश इंटू टी। बच्चों E तो E रहेगा ही रहेगा, A डैश, सो इट इज 4 पाई R डैश स्क्वायर इंटू दिस इज R डैश इंटू टी। तो अभी ये T तो पहले से ही 1 हो जाने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहां से मैं 1 रख दूं, 1 T लिखा ही नहीं है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। सो इट इज 5 4 3.14। प्यारे बच्चों R डैश 10 है ना, स्क्वायर कर दो। अभी आपका यूनिट भी सेम रहेगा। आपका मतलब ये क्वेश्चन के आंसर का आपका तो यूनिट होता नहीं है, आपका तो नाम होता है, जो बहुत बढ़िया है ना। क्या खूबसूरत अच्छे अच्छे नाम आपके पेरेंट्स ने रखे हैं आपके। बस वैसे ही गुण, वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक, वैसी ही आपके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल जो है ना, उसको बाहर निकालना। फाइन। So this is the end of the question number 8.1, right? My dear friends, 8.13 क्या पूछा है क्वेश्चन में? Use the formula lambda m into t. Lambda m into this t. It is equal to 0.29 cm, सेंटीमीटर इसका यूनिट हो गया, एंड टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा केल्विन, राइट? Kelvin. To obtain the characteristic temperature range for different part of the electromagnetic spectrum, what do the numbers that you obtain tell? ये जो आप कैलकुलेशन करोगे इसके ऊपर से, वो क्या दिखा रहा है सबसे पहले बताइए। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है क्या? तो बच्चों ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर दी व्हाट? दिस फॉर्मूला इज फॉर दी विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ये कांस्टेंट है, सेंटीमीटर में है, ये टेम्परेचर केल्विन में है, ये वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं है। जब आपको रिस्पेक्टिव इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी ना, समझ में आ रहा है? रिस्पेक्टिव इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन वो मैक्सिमम मिलेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, वो वेवलेंथ की बात हो रही है। फिर से एक बार, लैम्बडा एम इज नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ, माइंड वेल। सबसे पहले समझने वाली बात ये है, ये तो रिलेटिव इंटेंसिटी जो एनर्जी बाहर निकलती है ना, वो मैक्सिमम होती है, तब ये वेवलेंथ मिलता है। आपको क्या पूछा है पता है? आपको पूछा ये है फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कैरेक्टरिस्टिक समझानी है कि टेम्परेचर कितना चाहिए फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेव्स। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, लैम्बडा का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं बताऊं, लैम्बडा डिक्रीज होता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास रेडियो वेव, देन इंफ्रारेड वेव, देन विजिबल वेव, देन विजिबल के बाद में यूवी अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रावायलेट के बाद में क्या आता है बच्चों जल्दी से? एक्सरेस, देन गामा रेस। ये फ्रीक्वेंसी की डिक्रीजिंग रेंज है, लेकिन सॉरी वेवलेंथ की डिक्रीजिंग रेंज है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए इंक्रीज होना है। अगर ये भी याद कर लिया ना बच्चों, तो कई बार इसमें से भी क्वेश्चन मिल जाता है, एक मार्क्स वाला एमसीक्यू, राइट? नाउ वी जस्ट सॉल्व इट फॉर वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आप सभी के सॉल्व करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप बोलोगे सर ये सबकी वेवलेंथ है। यस, टेक्स्ट बुक में दी हुई है सबकी वेवलेंथ। कहां से कहां कोई एक वेवलेंथ लेके सॉल्व करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे विजिबल लाइट के लिए लिखना है, विजिबल लाइट, एंड यू नो द वेवलेंथ लैम्बडा। एक मैं ले रहा हूं लैम्बडा 1, दैट इज 8000 एंगस्ट्रॉम। अभी एंगस्ट्रॉम है मेरे पास, ये सेंटीमीटर में, तो अभी मैं लिख सकता हूं 8000 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। अगर मीटर में लिखना होता तो 10 टू द पावर -10 हो जाता। सो देयरफॉर लैम्बडा m इंटू t इज इक्वल टू, दिस इज ओके, सॉरी, इट इज 0.29
अभी उसमें से मुझे टी चाहिए ना, सो दिस टी इज इक्वल टू 0.29 डिवाइडेड बाय लैम्बडा एम दैट इज ओके, एक बार लिख देता हूं, वो भी लैम्बडा एम, राइट. So therefore this t is equal to 0.29 divided by, प्यारे बच्चों, this is 8000 into 10 to the power 8 minus. अभी इसको सॉल्व करो तो आपको टेम्परेचर मिलेगा. कौन से रेंज में मिलेगा वो आप चेक कर लेना, राइट. सो दिस इज द केल्विन स्केल टेम्परेचर. बच्चों आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया. अभी मैं दूसरी वेवलेंथ यूज कर रहा हूं विजिबल लाइट की. लैम्बडा 2 इज इक्वल टू, इट इज 4000 एंगस्ट्रॉम. इट इज 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. अगेन मैं डायरेक्ट टेम्परेचर का इक्वेशन लिखूंगा यहां से. टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0.29 लैम्बडा एम. सो इट इज 0.29 लैम्बडा एम की अगर बात की जाए तो मेरे पास ये है लैम्बडा 2, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4000 10 टू द पावर माइनस 8. सो इट इज 0.29 माइनस 8 यहां से निकालेंगे बच्चों तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा. अभी आपको सॉल्व करना है ना, इसको माइनस 5 ऊपर ले जाओ. सो इट इज 0.29 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4. बच्चों ये आंसर 29000. 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा, राइट. चेक कर लेना, कुछ गलती है तो करेक्ट भी कर सकते हो. अभी आपको यहां पर और यहां पर जो आंसर मिलता है वो कितना है, यहां पर 3625 अराउंड 3625 आंसर मिलता है केल्विन में, और ये आंसर अराउंड मिलता है आपको 725 से 725 अराउंड बोल रहा हूं. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ कम तो एनर्जी टेम्परेचर ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है. एक बात आपने डिसाइड कर ली, या यहां से मिल जाती है आपको. कैसे? सो अकॉर्डिंग टू दिस विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यू कैन से दैट दिस लैम्बडा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t. देख लो, जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर वेवलेंथ ज्यादा है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर वेवलेंथ कम है, राइट. टेम्परेचर कम वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा वेवलेंथ कम. मतलब हमने तो सिर्फ एक के लिए कैलकुलेट कर लिया, विजिबल लाइट. समझ सकते हो ना, विजिबल लाइट का मतलब सन में से जो विजिबल लाइट आ रही है तो सन की सरफेस का टेम्परेचर मिनिमम इतना होना चाहिए. जो हमारे पास बल्ब है उसके अंदर फिलामेंट है, वो फिलामेंट भी व्हाइट लाइट दे रहा है, तो टेम्परेचर शायद इससे अराउंड में होना चाहिए, इससे अराउंड में होना चाहिए, क्योंकि वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है. देख सकते हो ये वेवलेंथ 8000 है, ये वेवलेंथ 4000 है, तो अकॉर्डिंग टू दैट चेंज हो रहा है. तो उसमें भी यही क्राइटेरिया आता है, राइट. तो जो सरफेस एनर्जी एमिट करती है उसके टेम्परेचर के साथ में कौन सी वेवलेंथ जुड़ जाती है वो यहां से हम लोग समझा सकते हैं, करेक्ट. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8.14 है ना. अभी देखते हैं 8.14 में क्या है. सो सी, गिवन बिलो आर सम famous numbers associated with the electromagnetic radiation in different electromagnetic spectrum. Electromagnetic radiation in different contexts in physics. State the part of the electromagnetic spectrum to which each belongs. मतलब कहां से वो वेवलेंथ है तो कौन सी जगह पर होती है वो. सबसे पहले 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस. सो नंबर ए, wavelength lambda is equal to 21 centimeter. It is in the radio wave range. It is in the, आपको लिखना है 21 सेंटीमीटर. It is in the radio wave range. आपको पता है ऑब्जर्वेटरी होती है, ऑब्जर्वेटरी के अंदर जयपुर के अंदर है, माउंट आबू के ऊपर है. ऐसी ऑब्जर्वेटरी हमेशा 24 आवर्स एक तरीके के रेडिएशन को स्काई के अंदर छोड़ती रहती है, और वो रेडिएशन रेडियो रेडिएशन होता है, रेडियो वेव्स होता है. ऐसा क्यों? तो और कोई जगह पर अगर ऐसे कोई कैप्चर वाले रडार लगाए हुए तो वो लोग उसको कैचअप कर लेंगे और वो जान पाएंगे कि यस समथिंग, सम टाइप्स ऑफ मैसेज आर कमिंग हियर और सम टाइप ऑफ मैसेज आर ट्रांसमिटेड बाय सम अदर प्लैनेट. तो ऐसा हमेशा भेजना भी रहता है और कैप्चर भी करना रहता है, तो कुछ ना कुछ मालूम पड़े, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, राइट. सो इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर ये सब कुछ आपको मिल सकता है. नंबर बी,
1057 मेगाहर्ट्ज, 1057 बी मेगाहर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी की रेंज दी है बच्चों, न्यू, राइट। कहां पर है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन राइजिंग फ्रॉम टू क्लोज एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन known as lamp shift, known as lamp shift, too close energy level in hydrogen। प्यारे बच्चों, आपने केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल पढ़ा है, जिसको रुदरफोर्ड ने पहले समझाया, बोर ने उसके बाद में समझाया। उसके अंदर 5 सीरीज भी आपने सीखी, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर। तो ये सब सीरीज के साथ में जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आप समझ सकते हो। इंटरस्टेलर स्पेस जो होता है ना, वहां पर आप जानते हो बहुत हल्के, मतलब बहुत लाइट वेट गैसेस मौजूद है, और लाइट वेट गैस का नाम ही हाइड्रोजन है। उसके पहले कुछ नहीं है, उससे आगे कुछ नहीं है। लाइट वेट में हाइड्रोजन सबसे कम। तो वैसा कम लेवल के जो मतलब लेवल होता है ना एनर्जी के, उसमें से ये रेडिएशन निकलता है। सो अगेन इट इज इन द रेडियो वेव्स, सेम राइट। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 3 जो है वो सी। क्या है सी के अंदर? 2.7 केल्विन टेम्परेचर। माय डियर, 2.7 केल्विन बोला है ना। 0 केल्विन के आगे कुछ नहीं आएगा, फिर उसके पहले मतलब 0 के बाद में केल्विन के अंदर कुछ नहीं, बस दिस इज द लास्ट रेंज ऑफ द टेम्परेचर। ओके, क्या लिखा? द टेम्परेचर एसोसिएटेड विद दिस विद द आइसोट्रोपिक रेडिएशन filling all the space through to be a relic of the Big Bang। नाम है पूरा थियरी का, बिग बैंग थियरी, जाके देख लेना नेट पे, बहुत बड़ी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, आया ना, यूनिवर्स का ओरिजिन वहां से हुआ है, लोग ऐसा मान रहे वो थियरी को। सो हमारे पास तो और कुछ कैलकुलेशन में है नहीं, जस्ट वन थिंग यू हैव टू कैलकुलेट, क्या लैम्बडा एम इंटू टी इज इक्वल टू 0.29, दैट्स इट। अभी मुझे क्या चाहिए? लैम्बडा एम चाहिए ना बच्चों। सो इट इज 0.29 डिवाइडेड बाय टी, एंड इट इज 0.29 डिवाइडेड बाय 2.7। योर आंसर, आंसर कितना आएगा बच्चों? सो आंसर आएगा 0.11 सेंटीमीटर। 0.11 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.11 10 टू द पावर -2 मीटर, इट इज 1.1 10 टू द पावर -3 मीटर, दैट्स इट। तो ये कहां की वेवलेंथ मिली आपको? तो ये माइक्रोवेव के साथ में जुड़ी हुई वेवलेंथ आपको मिल सकती है, ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज इन द माइक्रोवेव रेंज, लिखना पड़ता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव रेंज, राइट। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन डी, 5890 एंगस्ट्रॉम dash 5896 angstrom, 5896 angstrom, right? Double lines of the sodium, double lines of the sodium मतलब क्या हो पता है? सोडियम लाइट, अभी तो आप स्ट्रीट लाइट देखते हो ना, तो व्हाइट कलर की एलईडी बन गई है, लेकिन उससे पहले था सोडियम लाइट। येलो लाइट देखी होगी आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट में। तो ये जो येलो लाइट थी ना, वो सोडियम लाइट थी, और सोडियम इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द विजिबल लाइट। फिर से एक बार, सोडियम इज द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द विजिबल लाइट। तो ये विजिबल लाइट की रेंज का एक पार्ट है, समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट द विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में डबलेट्स बोलते हैं, सिर्फ ये जगह पर डिफरेंस है, बाकी नंबर सेम है। आई बात समझ में? बस तो यही है, दिस इज नथिंग बट द विजिबल डबलेट्स। ओके, देन आफ्टर नंबर ई, क्या पूछा है? 14.4 keV, 14.4 keV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन Fe57 nucleus associated with the famous high resolution spectroscopic method, मॉसबॉट स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत बड़ा थियरी है मॉसबॉट थियरी, फिजिक्स पढ़ते रहोगे तो आएगा, वरना खाली नाम काफी है, राइट। अभी इसके साथ में मुझे वेवलेंथ चाहिए, राइट। तो अभी इसके साथ में वेवलेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सो E इज इक्वल टू एच न्यू, इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, देयरफॉर यू नीड दिस लैम्बडा, सो इट इज एच सी अपॉन ई। लेकिन ये तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अभी उसको मैं कन्वर्ट कर डालू 14.4 किलो का 10 टू द पावर 3 eV 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल।
अभी ये लेना पड़ेगा आपको। ओके बच्चों, h की वैल्यू, h इज द प्लैंक कांस्टेंट 6.625 10 टू द पावर -34, c 3 into 10 to the power 8। अभी ये पूरा वैल्यू डाल दो इधर। सो इट इज 14.4 10 to the power +3, 1.6 10 to the power -19। अभी सॉल्व करके लाओ, वेवलेंथ मिल जाएगी। ओके, अभी वेवलेंथ मिली है, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसमें से फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख दो, न्यू इज इक्वल टू E अपॉन एच, ऐसा करके। अगर वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी लानी है तो भी मिल जाएगी, चिंता मत करो, वहां से भी मिल सकती है। E का वैल्यू आप लिख सकते हो 14.4 10 टू द पावर 3, 1.6 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय h 6.625 10 टू द पावर -34, राइट। ये आएगा फ्रीक्वेंसी, ये देगा वेवलेंथ। अभी ये जो वेवलेंथ मिलेगी, पावर ज्यादा हो जाएगा, हर्ट्ज में हो जाएगा, 18 तक का 18 तक का पावर मिलता है, और 18 तक का पावर एक्सरे के पास होता है, और एक्सरे का एंड होता है, और उसके बाद में गामा रेज स्टार्ट हो जाता है। सो इफ यू कैलकुलेट दिस नंबर फ्रीक्वेंसी, देन इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 18, और वो भी प्लस, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, और वो सिर्फ एक्सरे के पास होती है, और उससे भी अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तो गामा रे के पास होती है। तो एक्सरे का एंड ऐसी फ्रीक्वेंसी से हो सकता है। देयर इज नो शार्प लिमिट बिटवीन द बैंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, मतलब विजिबल के बाद में तुरंत अल्ट्रावायलेट, तुरंत एक्सरे, तुरंत गामा रे, ऐसा नहीं है। दीवार नहीं है जैसे रूम को होती है, दीवार नहीं है जैसे घर को होती है, दीवार नहीं है जैसे कंपाउंड वॉल होती है, ऐसा नहीं है। उसमें तो थोड़ी बहुत प्लस माइनस वैल्यू होती ही है, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पार्ट 1 है ना, पेज नंबर 287। देखते देखते 287 पेज तक पहुंच गए बच्चों। ओके, सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड। व्हाई शॉर्ट वेव बैंड? द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस शॉर्ट वेव एस डब्ल्यू बैंड, इट इज इक्वल टू, दैट मीन शॉर्ट वेव बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4.75 मेगाहर्ट्ज, 4.75 मेगाहर्ट्ज टू 9 मेगाहर्ट्ज। अब जानते हो अर्थ के एटमॉस्फेयर को 3 लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो ये जो लेयर्स है उसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिस वन इज द आयनोस्फीयर। ये मेथड में क्या किया जाता है पता है, यहां से ट्रांसमिशन जो स्टेशन होता है, यहां से वेव्स को ऊपर भेजा जाए, इसमें से भी पास, इसमें से भी पास, बट दिस वन विल वर्क एज अ मिरर, एंड वहां से वो वेव्स वापस आते हैं, राइट, अर्थ के ऊपर। अगर आपके रेडियो में एंटेना लगा हुआ है तो वो वेव्स वो कैचअप कर सकता है। याद करो चैप्टर नंबर 7 में एलसी ऑसिलेशन समझाए थे। एलसी ऑसिलेटर वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और वो ऐसे फ्रीक्वेंसी को कैचअप करता है। आपकी जनरेशन ने वो रेडियो नहीं देखा होगा, लेकिन आपके पिताजी को पूछना, वो लोग पहले क्रिकेट मैच देखते नहीं थे, सुनते थे। बहुत दूर वेस्ट इंडीज या और कोई कंट्री में मैच होता था तो उसका लाइव टेलीकास्ट पॉसिबल नहीं था। यस, विद द हेल्प ऑफ रेडियो द लाइव इज पॉसिबल, मतलब कमेंट्री पॉसिबल थी, तो वो सब इससे सुनते थे। पूछ लेना एक बार, है ना। ओके, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी यहां से रिटर्न होती है क्योंकि ये लेयर जो है उसको पास नहीं होने देता और मिरर के जैसा वर्क करता है, मतलब ट्रांसमिट हुई, रिटर्न हुई, फिर आएगी अर्थ के ऊपर। आप बोलोगे सर यहां से डायरेक्ट नहीं जा सकता, मुझे यहां से डायरेक्ट कोई फ्रीक्वेंसी भेजनी है इंडिया से, कोई भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूएस ले लो, कहीं पे भी, तो डायरेक्ट नहीं भेज सकते? नहीं भेज सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि अर्थ इज अ स्फीयर लाइक दिस। तो ये स्फीयर में एक साइड का पार्ट होता है, दूसरी साइड में जाएगी कैसे वो फ्रीक्वेंसी? लेकिन गई ऊपर 70, 50, 80 किलोमीटर, वहां से वो वापस आएगी, राइट। आयनोस्फीयर जो लेयर होता है ना, वहां से। फाइन, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों, ए वाला। अभी दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है? इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन। व्हाई? यस, टीवी का जो ट्रांसमिशन होता है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी लगती है ना बच्चों,
वो फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज। हम लोग जो टीवी देखते हैं ना उसमें 30 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लगती है। तो क्या करते हैं, ये 30 मेगाहर्ट्ज डायरेक्टली भेजती तो वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? आयोनोस्फीयर ऐसी फ्रीक्वेंसी को वापस नहीं भेज सकता है। और ये जो आयोनोस्फीयर भी, ये फ्रीक्वेंसी आयोनोस्फीयर में से भी बाहर निकल जाती है, और आयोनोस्फीयर में से बाहर निकल जाती है तो उसको वापस लाने के लिए सैटेलाइट भेजना पड़ता है। आपके घर के छत के ऊपर जो डिश का एंटेना लगा हुआ है, टेलीविजन का डिश एंटेना, कोई भी ले लो, कोई भी कंपनी, एयरटेल में कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपनी, तो वो जो डिश एंटेना है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। वो सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वहां पर स्काई में, कहां पर, कौन सी लिमिट पे, 36,000 किलोमीटर की रेंज के, 36,000। 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, ग्रेविटेशन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वहां से वो वापस आती है, राइट। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं होती। आप बोलोगे सर डायरेक्ट ट्रांसमिट करवाएंगे तो क्या होगा, अगेन अर्थ इज द कर्व्ड वन, ऐसा। तो यहां से भेजी गई फ्रीक्वेंसी थोड़ी एरिया तक जा सकती है, बाकी वाले हो जाएंगे ब्लैंक, राइट। तो लाइव तो देखना पॉसिबल ही नहीं है, इतने पार्ट में ही होगा, राइट। तो दूसरी बात, अगर ये से फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट भेजा जाए तो वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा करती, क्योंकि लेयर ऑफ द अर्थ ऑल्सो एब्जॉर्ब सम फ्रीक्वेंसी, ऐसा, राइट। नंबर सी, थर्ड में क्या है बच्चों, थर्ड में पूछा है ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ड इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, बट built on the ground, but X-ray astronomy is possible only from the satellite orbiting the Earth. Why? सोचो ऐसा क्यों है? सोचा कि नहीं सोचा? सोच लिया ना, फाइन, आंसर बताओ। सी के लिए ये फ्रीक्वेंसी एटमॉस्फेयर में से पास होती है, आयोनोस्फीयर से रिटर्न होती है। ये फ्रीक्वेंसी एटमॉस्फेयर से पास होती है और सैटेलाइट रिटर्न करता है उसको। अगर सैटेलाइट नहीं होता तो गॉन। लेकिन अगर एक्सरे है तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आगे ही नहीं जाने देता। अभी आगे ही नहीं जाएगा तो वापस आएगा कैसे? सो वी कांट यूज दिस टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमी, दैट मीन्स यू कैन से ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स, मतलब जो जियोग्राफिकल स्टडी है उसके लिए जो चाहिए वो अर्थ से पॉसिबल नहीं है। सैटेलाइट में भेजा 36,000 की हाइट के ऊपर, सो वहां से वो फ्रीक्वेंसी आ सकती है, जा नहीं सकती है। सो बाय दिस वे, दिस इज द रीजन, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। नाउ सी के बाद में डी है, क्या एक्सप्लेन करना है। कई बच्चों को क्या क्वेश्चन होता है पता है, सर ने ये नहीं लिखा इसीलिए हम लोगों ने नहीं लिखा। क्या बात हुई भाई, है ना। एक दो है हमारे जो ऐसा कमेंट देते कि सर ने बोर्ड पे नहीं लिखा तो मैंने आंसर नहीं लिखा। ऐसा मत करो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाता हूं, यहां से क्वेश्चन पढ़ता हूं और आंसर डिस्कस करता हूं, बिकॉज इट इज अ थियोरेटिकल। अगर मैं थियोरेटिकल पोर्शन भी यहां पे बोर्ड पे लिखूं, सपोज समझो ये मेरे पास विजिबल रेज, तो मैं क्या लिखूं इसके लिए यहां पर एक्सप्लेन करने के लिए, बताइए। लेकिन बच्चों अगर आपको 2 मार्क्स में नोट्स पूछ दिया, राइट नोट्स ऑन विजिबल लाइट, तो आप क्या लिखोगे? सर ने नहीं लिखा था बोर्ड पे, ऐसा लिखोगे क्या? यार आप भी इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो कि आप ऐसा कमेंट देते हो, नॉट गुड माय डियर, राइट। तो जो मैं एक्सप्लेन करता हूं वो भी आपको लिखना है, बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेडबल इज नॉट दैट मच लेवल, जेडबल का लेवल तो आपको मालूम है, एडवांस की बात कर रहा हूं, मेन का लेवल अभी थोड़ा बहुत नीचे आ गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी लास्ट डी, द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज क्रूशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। व्हाई? ओजोन लेयर खास करके हमारे लिए ओजोन लेयर एक कुदरत की देन है। दिस इज द नेचुरल गिफ्ट फॉर अस, बिकॉज फ्रॉम द सन द रेडिएशन विच एंटरिंग इन टू द अर्थ एटमोस्फियर विच कंटेन 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। नंबर 1
ultraviolet, second visible, infrared also. That means almost all the radiations are there from the sun. The most harmful is the ultraviolet. O3, ozone, oxygen जैसे O2 होता है ना, वैसे ozone, O3, it absorbs this ultraviolet radiation. And the frequency or the light or the radiation which entering into the earth atmosphere or near to the earth surface without UV. इसीलिए वो हमारी स्किन, हमारी लाइफ और जितने भी लाइव एलिमेंट्स है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता है. आई बात समझ में? सो दिस इज द गॉड गिफ्ट, नेचर्स गिफ्ट फॉर अस, राइट. अगर O3 लेयर नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती. जैसे गर्मी, टेम्परेचर मॉडरेट रहता लेकिन उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा होती, राइट. दूसरी बात, आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम सुना है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन गैस, वो सब एसी, फ्रिज, उसके अंदर यूज होता है फ्रीऑन गैस. वो फ्रीऑन गैस अगर हमने फ्रिज भेज दिया, उसने कंप्रेसर तोड़ दिया तो उसमें से बाहर निकलेगा और वो जाएगा ओजोन के पास और O3 को O2 में कन्वर्ट कर देगा. मतलब वहां पे गैप हो जाएगी एंड डे बाय डे ओजोन लेयर में कहीं ना कहीं तकलीफ होती रहती है. सो दैट्स व्हाई द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ गेट्स मोर एंड मोर इन द अल्ट्रावायलेट रीजन. करेक्ट. प्यारे बच्चों, ई जो है इसके साथ में वो डिस्कस करते. ई में क्या लिखा है देखो. ई, इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमोस्फियर would its average surface temperature be higher or lower than what is now? अगर अर्थ का मतलब एटमोस्फियर नहीं होता तो क्या होता? If earth has no atmosphere, then the light entering from that means the light emitted by the sun gets entered on the surface or near to the surface, right? The reflected light from the earth is not again reflected by the atmosphere. That means no greenhouse effect. So the temperature of the earth is, you can say, during the daytime the temperature is more and during the night time the temperature is very less. So no greenhouse effect like desert. डेजर्ट में क्या होता है? डे टाइम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा, नाइट के अंदर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है. मतलब वेरिएशन 40, 50, 60 डिग्री तक का हो जाता है, राइट. कई बार तो ऐसे वेरिएशन के अंदर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो ह्यूमन लाइफ के लिए तकलीफ होती है. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे. सो इफ देयर इज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ गेट्स डिक्रीज, राइट. देन आफ्टर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट पार्ट, right? Some scientists have predicted that global nuclear war on the earth would be followed by the severe nuclear winter with a devastating effect on the life on the earth. What might be the basis of this prediction? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. न्यूक्लियर वॉर, आज कई सारी कंट्री बस धमकियां देती रहती है, हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे, हम लोग ब्लास्ट कर देंगे ये. लेकिन उसके बाद में सोचा है क्या होगा? इफ देयर इज अ न्यूक्लियर वॉर, देयर इज अ न्यूक्लियर वेपन्स गेट ब्लास्ट, देन व्हाट हैपन? द रेडिएशन विल बी कमिंग आउट फ्रॉम दिस न्यूक्लियर वेपन्स इज not going outside or not going far away from the earth. They are hanging in the atmosphere of the earth. And due to this, what happened? The light from the sun is entering on the surface of the earth. That means the greenhouse effect is not possible. So it is reflected from the upper layer, that which are just hanging in the atmosphere, this radiation elements, right? So what happened? The temperature below it, that means on the surface of the earth, gets decreasing, and you know winter, temperature कम होता है ना winter में. So due to this, the reflection of the light from the surface of the earth in the normal condition maintain the temperature of the earth. But due to this nuclear hanging, you can say the dust, the light will not entering on the surface of the earth, and due to that what happened? The temperature of the surface or near to the surface gets decreasing, and this is nothing but the nuclear winter, and the life of the human, life of the animal is not possible in this condition. So it is dangerous for us, right? So this is all about your physics part 1. It is over.
राइट। कितने चैप्टर्स खत्म हुए आपको मालूम है अच्छे से। अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग, पार्ट 1 के अकॉर्डिंग कितना वेटेज है वो भी मैं आपको, बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो आपको मालूम पड़ सके कि हम लोगों ने कितना फिजिक्स 100 में से कंप्लीट कर लिया। गेट द पॉइंट? फाइन, काम करते रहिए, आपका भला है, आपके फ्यूचर का भी भला होगा, है ना। गुड।